तो जो क्रस्टोज जो लाइकेन होती है, सर्वप्रथम जो चट्टान पर जो विकसित होने वाली जो पायनियर जो कम्युनिटी होती है वो होती है क्रस्टोज लाइकेन। तो सर्वप्रथम हवा या पानी द्वारा क्रस्टोज लाइकेन आती है और ये क्रस्टोज लाइकेन होती है वो बहुत ही शुष्क वातावरण को सहन करने वाली होती है और जैसे ही बारिश का मौसम आता है ये चट्टान पर विकसित होना प्रारंभ कर देती है। क्रस्टोज जो लाइकेन होता है इसकी जो सेलवाल होती है, इसकी जो सेलवाल होती है उसमें म्यूसिलेज पाया जाता है। म्यूसिलेज की वजह से ये क्रस्टोज लाइकेन जो चट्टानी सतह पर चिपक जाती है और विकसित होना प्रारंभ कर देती है। धीरे धीरे जैसे समय व्यतीत होता है ये अधिक विकसित होना प्रारंभ कर देती है और इस जो क्रस्टोज जो लाइकेन होती है इसकी विशेषता ये होती है कि ये ऑर्गेनिक जो एसिड होता है वो सीक्रेट करती है। ऑर्गेनिक एसिड क्रस्टोज जो लाइकेन होती है जैसे कि राइनोडॉन आदि जो क्रस्टोज लाइकेन होती है वो ऑर्गेनिक एसिड सीक्रेट करती है और ऑर्गेनिक जो एसिड होता है वो चट्टानी पदार्थ का क्या करते हैं, शरण करते हैं, वेदरिंग करते हैं, जिसकी वजह से कुछ मृदा का निर्माण होना शुरू कर देते हैं। वहां पे मृदा का निर्माण होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ये जो लाइकेन्स होती है वो भी मर्द होना शुरू कर देती है। तो लाइकेन्स को जो मर्द जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं और जो चट्टान से निकली जो मृदा होती है वो मिलके एक चट्टान पे एक पतली, बहुत ही पतली मृदा की, ह्यूमस युक्त मृदा की पतली परत का निर्माण कर देती है। इसके बाद जो स्टेज आती है वो होती है फोलियोज लाइकेन स्टेज। चट्टान पे निर्भर बनी की नेक्स्ट जो स्टेज होती है पायनियर कम्युनिटी के बाद की स्टेज होती है वो होती है फोलियोज लाइकेन। फोलियोज लाइकेन स्टेज। अब ये जो फोलियोज लाइकेन स्टेज होती है इसका जो बॉडी होती है वो, इसकी जो थैलस होती है वो पत्तीदार होती है, फॉलेसियस होती है, चौड़ी पत्तीदार होती है। और ये फोलियोज जो लाइकेन होती है जो पूर्वगामी जो अवस्थाएं होती है क्रस्टोज लाइकेन द्वारा जो पूर्वगामी अवस्थाएं बनी थी कि उनके मर्द कार्बनिक शरीर और उनकी चट्टानों के शरण से एक मृदा की जो पतली परत का निर्माण वहां पे हुआ था चट्टान पे, वो फोलियोज लाइकेन के लिए अनुकूल साबित होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वहां पे जो मृदा में नमी की मात्रा बढ़ जाती है और वहां पे फोलियोज लाइकेन आके विकसित होना प्रारंभ कर देती है। अब ये जो फोलियोज लाइकेन होती है धीरे धीरे क्रस्टोज लाइकेन का स्थान लेना प्रारंभ कर देती है। फोलियोज लाइकेन भी बहुत अधिक सूक्ष्मता को सहन करने वाली होती है और इसमें वातावरण की नमी को सोखने की क्षमता होती है और धीरे धीरे ये विकसित हो जाती है और नमी सोखने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है ये फोलियोज और क्रस्टोज लाइकेन के मर्द कार्बनिक शरीर, मर्द जो पदार्थ होते हैं वो जमा होना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे मृदा का भी शरण होना, ये फोलियोज लाइकेन मृदा का भी शरण करने लग जाते हैं। मृदा के चट्टान के शरण की वजह से और इनके मर्द कार्बनिक पदार्थों की वजह से चट्टान पर एक या 2 सेंटीमीटर समय के साथ साथ मृदा की परत का जमा होना शुरू हो जाता है। अब ये जो मृदा जो बनी है, मृदा की पतली परत जो बनी है ये बहुत ज्यादा नमी को अवशोषित करती है। इसकी वजह से ये जो अवस्थाएं होती है वो लाइकेन्स के लिए प्रतिकूल हो जाती है और धीरे धीरे वहां पे नेक्स्ट जो अनुक्रमिक अवस्थाएं आती है वो आना प्रारंभ कर देती है और नेक्स्ट जो अनुक्रमिक की अवस्थाएं होती है वो होती है मॉस स्टेज। मॉस स्टेज तो लाइकेन के बाद जो परिस्थितियां बनी थी उस चट्टान पे कि वहां पे मृदा की पतली परत का निर्माण हो गया था और लाइकेन्स या फोलियोज लाइकेन्स की वजह से वहां पे नमी और पोषक पदार्थों की मात्रा में भी क्या होती है, वृद्धि होना प्रारंभ हो जाती है। इस वजह से ये जो चट्टान पे जो परिस्थितियां बनी थी वो मॉस स्टेज के लिए बहुत ही ज्यादा अनुकूल साबित होती है और उस चट्टान पे मॉस स्टेज आकर विकसित होना प्रारंभ कर देती है और धीरे धीरे जो मॉस स्टेज होती है वो वहां पे डोमिनेट हो जाती है। मॉस स्टेज जो होती है वो प्रतिकूल परिस्थितियों की सहन करने की क्षमता इसकी बहुत ही ज्यादा होती है। प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता ज्यादा होने की वजह से मॉस और लाइकेन्स में क्या होती है, प्रतिस्पर्धा होती है। जैसे ही लाइकेन और मॉस में प्रतिस्पर्धा होती है
लाइकेन वहां से हटना प्रारंभ कर देती है, नष्ट होना प्रारंभ कर देती है, क्योंकि मॉस जो स्टेज होती है वो डोमिनेट होना प्रारंभ कर देती है। उसमें प्रतिकूल परिस्थिति और ड्रॉट कंडीशन को सहन करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। और जो मॉस होती है उसमें मृदा में नमी और वातावरण की नमी को सोख कर मृदा की नमी को बनाए रखने की क्षमता बहुत ही ज्यादा होती है। इस वजह से वहां पे लाइकेन्स धीरे धीरे नष्ट होना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे लाइकेन नष्ट हुए उनके मर्द कार्बनिक सभी जो होते हैं वो जमा हो जाते हैं, मृदा में मिल जाते हैं और मॉस की वजह से भी जो चट्टानों का लगातार क्षरण होना होता रहता है। मॉस जो प्लांट होते हैं उनकी वजह से भी चट्टानों का लगातार क्षरण होने की वजह से वहां पे मृदा का निर्माण होना जारी रहता है और एक अच्छी खासी मृदा का निर्माण वहां पे हो जाता है। अब मृदा के निर्माण की वजह से ये जो अवस्थाएं होती है वो मॉस स्टेज या के लिए प्रतिकूल हो जाती है और दूसरी जो अग्रगामी अवस्थाएं आती है उसके लिए ये स्टेज अनुकूल हो जाती है। इसके बाद जो वहां पे स्टेज आती है वो होती है शरभ अवस्था है, सॉरी हर्ब अवस्था है, हर्ब स्टेज शाकीय अवस्था है। मॉस के साथ साथ मॉस की वजह से क्या होता है वहां पे नमी की मात्रा ज्यादा हो जाती है और नमी के साथ साथ वहां पे पोषक तत्व भी मृदा में बढ़ते जाते हैं। इसकी वजह से ऐसी अनुकूल परिस्थितियां शाकीय अवस्थाओं के लिए अनुकूल बनती है, तो वहां पे मॉस के साथ साथ कुछ शाकीय अवस्थाएं भी विकसित होना प्रारंभ कर देती है। धीरे धीरे ये शाकीय अवस्थाएं अनुकूल परिस्थितियां इतनी अधिक हो जाती है शाकीय अवस्थाओं के लिए कि ये शाकीय अवस्थाएं वहां पे बहुत ज्यादा विकसित हो जाती है और ये मॉस का स्थान ले लेती है। अब शाकीय जो पादप होते हैं उनकी जड़ों से चट्टानों का लगातार क्षरण होता रहता है और जो प्लांट्स जो वहां पे विकसित होते हैं उनके नष्ट होने से इनके मर्द जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनसे लगातार ह्यूमस का निर्माण भी होता है। तो शाकीय अवस्था के बाद एक बहुत अच्छी खासी मृदा का निर्माण वहां पे चट्टान पे हो जाता है। शाकीय अवस्था के बाद शरभ स्टेज आती है, झाड़ी अवस्थाएं आती है और फिर आती है क्लाइमेक्स स्टेज। तो शाकीय अवस्था के बाद बहुत अच्छी संख्या में मृदा, बहुत अच्छी मात्रा में, बहुत मोटी परत में मृदा का निर्माण हो जाता है। मृदा का निर्माण होने से क्या होता है कि वहां पे मृदा में नमी भी रहती है, इसकी वजह से वहां पे कुछ झाड़ियां जातियां भी विकसित होना प्रारंभ कर देती है। जैसे जैसे झाड़ियां जातियों की संख्या में वृद्धि होती है वहां पे और अधिक चट्टान का क्षरण होता है, चट्टानों के क्षरण की वजह से वहां पे और अधिक मृदा का निर्माण होता है और मृदा के अत्यधिक निर्माण की वजह से वहां पे क्लाइमेक्स कम्युनिटी भी विकसित होना प्रारंभ कर देती है और ऐसे क्लाइमेक्स कम्युनिटी विकसित हो जाती है और इस प्रकार एक लिथोसेरे या चट्टान पे अनुक्रमण होता है। ये जो लिथोसेरे होता है ये एक प्रारंभिक अनुक्रमण का उदाहरण है और यहाँ पे जो अनुक्रमण होता है वो बहुत अधिक समय में होता है, बहुत अधिक वर्षों में होता है। तो एक चरम अवस्था इन अनुक्रमण के पश्चात, जैसे जलीय अनुक्रमण या चट्टानी अनुक्रमण के पश्चात एक चरम अवस्था का निर्माण होता है। अब अपन चरम अवस्था के अवधारणा करते हैं, चरम अवस्था की क्या अवधारणा होती है। चरम अवस्था की अवधारणा, जैसे जैसे अनुक्रमण होता है चरम अवस्था स्थापित होती है। जैसे जैसे अनुक्रमण होता है वहां पे किसी भी आवास में जैसे जैसे अनुक्रमण होता है चरम अवस्था स्थापित होती है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी से अनुक्रमण के बाद धीरे धीरे चरम अवस्था स्थापित होती है। तो क्लाइमेक्स के अनुसार चरम अवस्था होती है और उसके तीन प्रमुख कारण होते हैं, तीन प्रमुख लक्षण होते हैं। पहला जो लक्षण होता है वो होती है यूनिटी। चरम अवस्था जो होती है वो एक संगठित यूनिट की तरह कार्य करती है और ये जो संगठित यूनिट होती है वो वहां किसी भी आवास की जलवायु पर निर्भर करती है। चरम अवस्था जो होती है वो एक संगठित इकाई के रूप में रहती है और ये जो चरम अवस्था होती है किसी भी आवास की जलवायु पर निर्भर करती है। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तित होती जाती है
जैसे जैसे जलवायु में परिवर्तन होता है, चरम अवस्था भी उसके साथ सामंजस्य स्थापित करके एक संगठित इकाई के रूप में व्यवस्थित होती है। दूसरा जो लक्षण है इसका होता है स्थायित्व। चरम अवस्था का जो दूसरा लक्षण होता है वो होता है स्थायित्व। किसी आवास में कोई भी जो चरम अवस्था होती है वो स्थायी होती है, स्टेबल होती है, स्टेबिलिटी का गुण उसमें पाया जाता है। जलवायु परिवर्तन का वो विरोध करती है, या कोई भी अन्य जो जाति वहां पे आती है उसके विकसित होने का वहां पे विरोध करती है। तो कोई भी चरम अवस्था होती है वो स्थायी होती है और इसमें स्थायित्व का गुण पाया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे जलवायु परिवर्तित होती है वो उस परिवर्तित जलवायु के साथ सामंजस्य व्यवस्थित कर लेती है और वहां पे अनुकूलित हो जाती है, विकसित हो जाती है। और परिवर्तित जलवायु के साथ कोई अन्य अगर जातियां भी वहां आकर उस आवास में विकसित होती है तो वो चरम अवस्था उसका भी विरोध करती है। इस वजह से चरम अवस्था में स्थायित्व का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर होता है इसका होता है ओरिजिन एंड फाइलोजेनेटी। चरम अवस्था में भी उद्भव होता है और उसमें भी फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर पाए जाते हैं। जैसे कि कोई भी जीव होता है, ऑर्गेनिज्म होता है, वो जन्म लेता है और विकसित होता है। इसी प्रकार क्लीमेज ने कहा कि चरम अवस्था भी एक सुपर ऑर्गेनिज्म है। चरम अवस्था भी एक सुपर ऑर्गेनिज्म की तरह व्यवहार करती है। जैसे जैसे और जो चरम अवस्था होती है वो उस क्षेत्र की जलवायु पर निर्भर करती है, जलवायु पर निर्भर करती है। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तित होती है, अनुक्रमण की अवस्था है, प्रारंभिक अनुक्रमण से अंतिम अनुक्रमण की तरफ जाती है। इस वजह से उसमें एक फाइलोजेनेटिक चेंज होता है। इस वजह से चरम अवस्था की भी उत्पत्ति होती है और चरम अवस्था भी एक फाइलोजेनेटिक चेंज से होकर गुजरती है। अब ये तो हुई चरम अवस्था की अवधारणा है। अब होती है चरम अवस्था के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी या क्लाइमेक्स स्टेट। तो चरम अवस्था के दो सिद्धांत दिए गए। पहला है मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी। ये सिद्धांत क्लीमेंस 1916 में दिया। ये सिद्धांत मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी 1916 में क्लीमेंस द्वारा दी गई। क्लीमेंस ने कहा कि किसी भी कोई भी आवासीय स्थान है वहां पे एक ही चरम अवस्था पाई जाती है। चाहे जलवायु में परिस्थितियां कुछ भी हो, वहां पे एक ही चरम अवस्था डोमिनेट करती है। उस चरम अवस्था के अलावा वहां पे कोई अन्य चरम अवस्थाएं नहीं पाई जाती है। अगर वहां पे कोई दूसरी डोमिनेट स्पीशीज आ जाती है तो भी वहां की जो चरम अवस्था है वो उसको प्रतिस्पर्धा में हरा देती है। तो चरम अवस्था के बाद भी कुछ ऐसी चरम अवस्थाएं होती है, जैसे इसके प्रकार है प्रोक्लाइमेक्स। ये प्रोक्लाइमेट ऐसी स्पीशीज होती है जो लगभग स्थायी ही होती है, स्टेबल ही होती है, जो चरम अवस्था के साथ साथ ही रहती है। दूसरी होती है पोस्ट क्लाइमेट। ये जो पोस्ट क्लाइमेक्स जो स्पीशीज होती है वो कुछ स्थायी वृक्ष से जातियां होती है जो चरम अवस्था के साथ रहती है और नष्ट नहीं होती है। इसी वजह से इसको पोस्ट क्लाइमेक्स कहते हैं। दूसरी है सब क्लाइमेक्स। सब क्लाइमेक्स तो किसी आवास में कोई चरम अवस्था थी और वहां पे जलवायु परिवर्तन ऐसा हुआ कि वहां की जो चरम अवस्था होती है वो नष्ट होना प्रारंभ कर देती है। चरम अवस्था के नष्ट होने से वहां पे कोई दूसरी चरम अवस्था उसका स्थान ले लेती है। इस वजह से इसको सब क्लाइमेक्स कहा जाता है। नेक्स्ट जो इसकी थ्योरी है वो है पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी। पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी को टेंस ने दिया था। पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी के अनुसार किसी भी आवासीय क्षेत्र में जलवायु कारकों के अनुसार एक से अधिक चरम अवस्थाएं उपस्थित हो सकती है और एक से अधिक चरम अवस्थाएं अपना स्वतंत्र अस्तित्व लिए हुए होती है। ये पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी थी
टेंशन में दी थी। अब अपन देखते हैं कि अनुक्रमण जो होता है, अनुक्रमण की अवधारणाएं क्या क्या होती है। अनुक्रमण की अवधारणा, अब ये अनुक्रमण की अवधारणा में क्या होता है कि अपन जानते हैं कि किसी भी स्थान पर अगर अनुक्रमण होता है तो वहां पे सबसे पहले जो होती है वो पायोनियर स्टेज आती है, और पायोनियर स्टेज के बाद धीरे धीरे क्रमिक रूप से सक्सेसिव होता है और धीरे धीरे क्लाइमेक्स स्टेज आती है। अब सवाल ये उठता है कि किसी स्थान पर कोई जाति कैसे स्थापित होती है जो पायोनियर स्पीशीज के रूप में, और उस पायोनियर स्पीशीज में धीरे धीरे अनुक्रमण होकर कैसे वो क्लाइमेक्स स्टेज में चेंज होती है और कैसे वो अल्पकालिक अवस्था से दीर्घकालिक अवस्था में चेंज होती है। तो इसका कारण ये है कि जैसे जैसे जलवायु परिवर्तित होती है वैसे वैसे ही वहां पे अनुक्रमिक अवस्थाएं चेंज होती रहती है। तो सर्वप्रथम तो अवधारणा है वो है फैसिलिएशन थ्योरी। फैसिलिएशन थ्योरी फैसिलिएशन थ्योरी। अब इस फैसिलिएशन थ्योरी के अनुसार अपन को पता है कि किसी भी क्षेत्र में अगर अनुक्रमण होता है तो वहां पे सर्वप्रथम जो भी पायोनियर स्टेज के रूप में आएगी वो पायोनियर कम्युनिटी होगी और उसमें धीरे धीरे अनुक्रमण होता रहता है। जैसे ही पायोनियर कम्युनिटी आती है वहां की जलवायु के साथ क्रिया करती है और जलवायु को वो परिवर्तित करती है, और जैसे ही जलवायु परिवर्तित होती है वो उस पायोनियर कम्युनिटी के लिए प्रतिकूल हो जाती है और किसी अग्रगामी कम्युनिटी के लिए वो अनुकूल हो जाती है, अनुकूल हो जाती है। तो इस वजह से जो पूर्वगामी जो कम्युनिटी होती है और पूर्वगामी जो समुदाय होता है वो आगे आने वाले अग्रगामी जो समुदाय होता है उसके लिए एक सुविधा या अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवाती है, जिसकी वजह से वो वहां पे अच्छी तरह से विकसित हो पाता है। उदाहरण के लिए अपन देखें तालाबी अनुक्रमण के बारे में अपन देखें तो धीरे धीरे प्लैंक्टोनिक जो स्टेज होती है उसकी वजह से वहां पे जो मिट्टी तालाब में जो तले में जो मिट्टी जमा होती है उसकी वजह से वहां पे जड़ीय पादप बनते हैं, और जैसे जैसे मिट्टी का अधिक जमा होता जाता है पानी वहां से हटता जाता है तो वहां पे शाखी पादप और बूढ़ी पादप भी पनपना शुरू कर देते हैं। तो फैसिलिएशन थ्योरी के अनुसार ये होता है कि जो पूर्वगामी कम्युनिटी होती है किसी स्थान पर वो अग्रगामी कम्युनिटी के लिए एक सहज एनवायरनमेंट उपलब्ध करवाती है, जिसकी वजह से वो वहां पे विकसित होना प्रारंभ कर देते हैं। दूसरी थ्योरी है वो है, पहली है फैसिलिएशन थ्योरी और दूसरी थ्योरी है सहनशीलता का सिद्धांत। सहनशीलता टॉलरेंस थ्योरी। टॉलरेंस थ्योरी के अनुसार ये होता है कि जरूरी नहीं है कि सर्वप्रथम कोई भी पायोनियर कम्युनिटी वहां पे आए, जरूरी नहीं है कि सर्वप्रथम कोई भी पायोनियर कम्युनिटी वहां पे विकसित हो। वहां पे जो भी कम्युनिटी आएगी कोई भी कम्युनिटी वहां पे आ सकती है। तो कोई भी कम्युनिटी कैसे आएगी, कोई भी कम्युनिटी आएगी वहां की जो जलवायु जो परिस्थितियां होती है, क्लाइमेटिक जो स्टेज होती है, क्लाइमेटिक स्टेज की जो अनुकूल जो प्रजाति होती है वो वहां पे स्थापित होती है। जरूरी नहीं है कि सबसे पहले प्लैंक्टोनिक स्टेज ही आए। अगर तालाब की परिस्थितियां ऐसी हो कि वहां पे हर स्टेज के अनुकूल हो तो हर स्टेज में पायोनियर कम्युनिटी के रूप में स्थापित हो सकती है। तो नेक्स्ट है वो है इनहिबिशन थ्योरी। इनहिबिशन थ्योरी के अनुसार जो अनुक्रमण होता है वो विषमांगी होता है, और विषमांगी होने की अनुक्रमण जो होता है वो विषमांगी होता है और वहां की जलवायु के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। कोई भी जो कम्युनिटी आएगी उस कम्युनिटी का जो विरोध होता है वो पूर्वगामी कम्युनिटी हमेशा करती है, और जैसे जैसे अनुक्रमण होता है एक अल्पकालिक कम्युनिटी से एक दीर्घकालिक कम्युनिटी का विकास होता है। तो इसमें जो प्रतिरोध होता है वो पूर्व स्थित कम्युनिटी जो होती है वो
आगे आने वाली कम्युनिटी का हमेशा प्रतिरोध करती है। तो इन तीनों सिद्धांतों के अनुसार अपन देखें तो एक कॉमन कार्य होती है कि किसी भी क्षेत्र में अनुक्रमण होगा तो वहां पे पायनियर समुदाय हमेशा आता है और आकर अपने जनन करता है, वृद्धि करता है और विकसित होता है। पायनियर समुदाय की विशेषता ये होती है कि उसमें जनन की सबसे अधिक संभावना होती है, सबसे अधिक जनन करता है, वृद्धि होती है और विकसित होता है और अपना प्रकीर्णन भी सबसे अधिक करता है। जिसकी वजह से क्या होती है, जैसे जैसे धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन होता रहता है वैसे वैसे अनुक्रमिक अवस्थाएं बदलती रहती है और अंत में क्या होता है, एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी वहां पे विकसित हो जाती है। जैसे क्लाइमेक्स कम्युनिटी विकसित हो जाती है, अनुक्रमण कंप्लीट हो जाता है और वो डोमिनेट है, फॉरेस्ट वगैरह और किसी अन्य कम्युनिटी में विकसित हो जाती है। तो ये अनुक्रमण हुआ। अनुक्रमण का इंट्रोडक्शन अपन ने देखा, प्रकार देखे कैसे अनुक्रमण होता है, प्रकरण कौन कौन से होते हैं, म्यूटेशन होता है, इन्वेजन माइग्रेशन होता है, कैसे से एस्टैब्लिशमेंट होता है, एग्रीगेशन होता है, कंपटीशन, रिएक्शन और क्लाइमेक्स कम्युनिटी, और कैसे आवासन और लिथोसेल और हाइड्रोसेल के बारे में अपन ने देखा, अनुक्रमण की अवधारणाएं देखी, क्लाइमेक्स थ्योरी के बारे में अपन ने देखा। तो ये सारे अनुक्रमण के बारे में अपन ने पढ़ा और पारिस्थितिकी अनुक्रमण के बारे में अपन ने देखा। धन्यवाद।